भारत में यूपीआई पेमेंट की जो ग्रोथ है वो अविश्वसनीय है। इससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है और बिजनेसेस है उनके बीच में ट्रांजैक्शन का जो फ्लो है और प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। पर ये जो यूपीआई का पेमेंट है ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी तकलीफ उस जगह पे बन जाता है जब वो बिजनेसमैन एक एप्लीकेबल लिमिट से ऊपर यूपीआई के ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कर रहा है उसके बैंक अकाउंट में और उसे जीएसटी के नोटिसेस इन फ्यूचर फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कितने ट्रांजैक्शंस आपको यूपीआई के एक्सेप्ट करने हैं पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स में जिससे कि आपको जीएसटी का नोटिस नहीं आए, और अगर आप एक एप्लीकेबल लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लेना चाहिए और उसके साथ में फिर जीएसटी का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें कोई भी अमाउंट अगर क्रेडिट होता है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। कोई भी अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, पर किन अमाउंटों को हमें छोड़ना है कि अगर कोई लोन से रिलेटेड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। इसके बाद में कोई बैंक का ब्याज हो गया, सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज हो गया, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज हो गया, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। इसके अलावा कोई सैलरी, आपके बिजनेस कर रहे हो या फिर अगर जॉब भी कर रहे हो, कोई सैलरी क्रेडिट हो जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। या फिर आपने कोई जमीन बेची है, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, ये कुछ सेल करा है, उसका अमाउंट अगर क्रेडिट होता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगता है। पर इनको छोड़ के अगर कोई भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। पर जीएसटी कब लगेगा? देखो, जीएसटी जब लगेगा, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है। मतलब सर मेरे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें पूरे साल में मेरा 15 लाख रुपए क्रेडिट हुए बैंक अकाउंट में, तो क्या मुझे उस पर जीएसटी पे करना? नहीं, ऐसा नहीं है। जीएसटी की लिमिट है रजिस्ट्रेशन लेने की। मतलब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी लेना है अगर आपका पूरे साल का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, मतलब गुड्स अगर सेल कर रहे हो, तो नॉर्मल स्टेट्स में आपका टर्नओवर 40 लाख से अगर ऊपर है तो आपको मैंडेटरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, नॉर्मल स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप अपने बैंक अकाउंट को एक बार देखो, अगर उसमें 40 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो रहा है और जो उसकी क्रेडिट साइड है उसमें 40 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन आ रहा है, और जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये इन चीज़ों से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, अगर उनकी क्रेडिट हो रही है तो फिर आपके लिए कंपलसरी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सर एक काम करते हैं, मेरे एक बैंक अकाउंट में 40 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए ना, मुझे तो सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना और मुझे नहीं जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने और इन सब चीज़ों में पढ़ना है। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरा एक और बैंक अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट लगा देता हूँ ताकि उसमें भी ट्रांजैक्शन। तो देखो, ये जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है ना टर्नओवर की, ये पेन वाइज होती है। मतलब आपके पेन अकाउंट से लिंक जितने बैंक अकाउंट है उनके ट्रांजैक्शन गिने जाएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपने आईडीएफसी का बैंक अकाउंट लगा दिया, एचडीएफसी का बैंक अकाउंट लगा दिया तो ये पर बैंक अकाउंट के हिसाब से लिमिट नहीं है, ये पेन वाइज लिमिट कैलकुलेट होती है। तो सर इसमें हम ये वाला काम कर सकते हैं कि चलो पेन अकाउंट के हिसाब से लिमिट कैलकुलेट होती है। तो जैसे मैं हूँ तो मेरा 40 लाख तक का टर्नओवर हो रहा है, मैंने देख लिया 40 लाख के पहले मैंने मेरा अकाउंट हटा दिया, मेरी वाइफ का लगा दिया या घर में किसी और मेंबर का लगा दिया है, तो हाँ ये कुछ हद तक आप ये वाला काम कर सकते हो जिससे कि आपका जो एक एप्लीकेबल लिमिट है उसके नीचे नीचे टर्नओवर रहेगा। इसके अलावा जो मैंने 40 लाख और 20 लाख की लिमिट है, जो एग्रीगेट टर्नओवर की बात करी, उसमें टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट इन दोनों के टर्नओवर के भी कैलकुलेशन को लिया जाता है। अगर आपने कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, मतलब इंटर स्टेट मतलब कि क्या है कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल करा है, तो फिर जो ये 40 लाख और 20 लाख की लिमिट है ना, फिर ये भी नहीं लगेगी। अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल करा है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी रहता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो लेकर के रखा है, मतलब ये बहुत जगह देखा गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो हमने लेकर के रखा है, हम उसके रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, पर जो रिटर्न में सेल बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि टर्नओवर पे जो जीएसटी रिटर्न में आप बता रहे हो वो टर्नओवर बता रहे हो 20 लाख का और उस पे आप जीएसटी भर रहे हो, पर एक्चुअल में अगर हम देखा जाए बैंक स्टेटमेंट में आपका जो टर्नओवर हो रहा है, मतलब जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है वो 50 लाख हो रहा है, 60 लाख हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो वहां पे भी आपको फिर डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। अब आता है प्राइस ऑफ नॉन कंप्लायंस। मतलब सर मेरा तो टर्नओवर जो है, जीएसटी का जो टर्नओवर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया हुआ है और यूपीआई से काफ़ी पेमेंट आता है, बैंक अकाउंट में ही आता है और मुझे तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बताओ क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तो देखो कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, सबसे पहले तो जो भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल रेट है 5% है, 18% है, 40% है, उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में 18% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर लगेगी मॉनेटरी पेनल्टी जो सेक्शन 122 के अंदर होती है, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर।
अब यहाँ पे पेनल्टी जो है वो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग लगती है। अगर आपको सेक्शन 73 का नोटिस आता है या 74 का नोटिस आता है, जैसे कि आपको पता था कि आपका टर्नओवर इतना इंक्रीज हो गया फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और आपको सेक्शन 74 में कार्रवाई हो जाती है जो कि फ्रॉड एंड विलफुल मिसस्टेटमेंट की बात करता है, तो वहाँ पे आपकी पेनल्टी 100% तक भी जा सकती है। मतलब टैक्स का पूरा 100% भी पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पे बताया इवेजन पेनल्टी के अंदर, मतलब एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जैसे यूपीआई से क्रेडिट टर्नओवर आपका 50 लाख का हुआ तो उस पर 18% का जीएसटी हो गया, मतलब 9 लाख रुपए का तो जीएसटी जमा करना है। उसके बाद में मान लो 1 साल बाद में ये चीज़ पता चली तो 18% का ब्याज हो गया, तो 1,62,000, जो 9 लाख पे 1,18% गया तो 1,62,000 रुपये हो गया। पेनल्टी 122 सेक्शन की लग गई, 10% ऑफ टैक्स, तो वो हो गए 90,000 रुपीज़। इसके अलावा अगर नोटिस वगैरह आता है तो उनकी पेनल्टी जैसे मैंने बताया कि 25% भी होती है, 50% भी होती है, 100% भी होती है। अलग अलग नोटिस में अलग अलग पेनल्टीज होती है। तो ऐसे मिला जुला करके ये जो अमाउंट जैसे इसमें 11,52,000 रुपये बन रहा है और ये अमाउंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब इतना जीएसटी रेट, ब्याज, पेनल्टी इतना बता दिया तो अब थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई होगी कि कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मिथ वर्सेस रियलिटी की। तो सबसे बड़ा मिथ क्या है? आई एक्सेप्ट पेमेंट वाया पर्सनल यूपीआई, जीपे या फोन पे, सो इट इज नाउ नॉट काउंटेड एज बिजनेस टर्नओवर। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट में भी अगर यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, भले अपने करंट अकाउंट है जिसका कि वहाँ पे क्यूआर लगा हुआ है आपकी शॉप पे या फिर आपके बिजनेस में, पर आप अपने पर्सनल अकाउंट में भी पैसा ले लोगे तो ऐसा नहीं है कि ये वाला जो आपने पर्सनल अकाउंट में पैसा दिया है उसमें काउंट नहीं होगा। जो पैन नंबर से लिंक आपके जितने बैंक अकाउंट है सब में वो टर्नओवर में काउंट होता है, वो उसके क्रेडिट में काउंट होता है। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन ये है कि स्विचिंग टू कैश नाउ विल हाइड माई प्रीवियस डिजिटल क्रेडिट। देखो क्या होता है ना कि अगर एक बार बैंक में पैसा आया, एक बार यूपीआई का ट्रांजेक्शन हुआ तो वो तो सालों साल रहेगा। अब जो नोटिस है ना वो कभी भी आ सकता है, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जो भी उसके पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से जो भी टाइम लिमिट होती है तब तक नोटिस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ट्रांजेक्शन आपने करा है और आपने आज पेमेंट एक्सेप्ट किया है तो नोटिस कल आ जाएगा, ये आता लेट है। अब कंप्लायंसेस कैसे करने हैं? सबसे पहले ये देखो कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल लेना है। अगर आप आपकी यूपीआई जो क्रेडिट्स है वो अगर आप 40 लाख या 20 लाख की लिमिट को क्रॉस कर गए हो, उसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम जो है उसमें 1% से भी टैक्स पे कर सकते हो। अगर कंपोजिशन स्कीम आप जीएसटी में ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे 1% से आप टैक्स पे कर सकते हो, पर उसमें आईटीसी आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा आपकी बुक्स को रिकनसाइल करो कि जो भी आपका सेल्स फिगर है और जो भी पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। मतलब जिस पे जीएसटी लग रहा है ना, जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है जो कि जीएसटी में लायबल है, वो वाला पैसा और जो भी आप जीएसटी में रिपोर्ट कर रहे हो वो दोनों मैच होना चाहिए, उन दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब क्लाइंट के दिमाग में एक और चीज़ होती है कि सर अभी तक तो नोटिस आया नहीं है, आगे भी नहीं आएगा, या फिर मेरे किसी दोस्त को तो आया नहीं है। तो देखो तो ये वही बात है कि जब तक चोरी पकड़ी नहीं गई तब तक चोरी नहीं है, पर जिस दिन पकड़ी जाएगी तो उस चोरी का पैसा आपका टैक्स के साथ में, उसके ब्याज के साथ में, उसकी पेनल्टी के साथ में सब कुछ करके वसूला जाएगा। और हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसकी एक सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि जो नोटिस आते हैं ना वो काफ़ी समय के बाद में आते हैं। मतलब आज आपने फाइनेंशियल ईयर, आज आपने ट्रांजैक्शन करा तो नोटिस आने का समय आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है। तो अगर आप सही वे में अगर आपने चीज़ों को नहीं सुधारा तो आप उन अगले सालों में भी सेम ही प्रैक्टिस करोगे और फिर उन अगले सालों में भी सेम ही नोटिस आएंगे। तो इस वीडियो को आप देखो और अगर कंप्लायंसेस है तो उनको फॉलो करो। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।